Hello students, so here I am Ms. Mukadam Tabassum with a new part from this chapter, the Nazism and the Rise of Hitler. प्रीवियस वीडियोस में हमने द इफेक्ट ऑफ वॉर, पॉलिटिकल रेडिलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस देखे थे और द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। उसमें से हमने द ईयर ऑफ डिप्रेशन पार्ट 1 देख लिया था। सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ईयर ऑफ डिप्रेशन पार्ट 2। सो इन द ईयर ऑफ डिप्रेशन 2 हम लोग देखेंगे कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे उसने जर्मनी की इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट छोड़ा था, क्या प्रभाव पड़ गया था जर्मनी की इकोनॉमी पर। सो इकोनॉमिक क्राइसिस हैड डीप इम्पैक्ट ऑन जर्मनी इकोनॉमी। उसमें देखो हम लोग पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस टू 40% इन 1932। जो जर्मनी का इकोनॉमिक प्रोडक्शन था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो कितना परसेंट कम हो गया? इट रिड्यूस टू 40%। मतलब जो 1929 में अगर वो 90% हो रहा है तो अभी ये वो क्या हो गया, 40% लेस हो गया। मतलब प्रोडक्शन ही कम हो रहा है। अभी अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है तो लोग क्या करेंगे? लोग काम कहाँ से करेंगे? लोग अगर काम नहीं करेंगे तो आगे के जो हालात है वो सब एक ही पॉइंट से इंटररिलेट होते हैं। देखो अभी यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से क्या रिलेट होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, वर्कर्स लॉस देयर जॉब्स और वेयर पेड रिड्यूस वेजेस। जैसे अभी प्रोडक्शन ही नहीं है तो ऑब्वियसली कोई भी अपने इंडस्ट्रीज में क्यों वर्कर को काम पे रखेगा। इस तरह से वर्कर्स के जॉब्स चले गए और बचे कुछ जो भी कुछ थोड़े बहुत वर्कर्स थे उनके जो वेजेस थे वो कम कर दिए गए। जैसे कि सैलरी जैसे इंक्रीमेंट होता है तो यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है बल्कि जो भी कुछ सैलरी है उसमें जो उसको रिड्यूस किया गया। और यहाँ पे देखो लिखा गया अनएम्प्लॉयड 6 मिलियन, मतलब बेरोजगार कितने हैं अभी यहाँ पे 6 मिलियन, मतलब 60 लाख पीपल्स आर अनएम्प्लॉयड। अभी ऑब्वियसली काम दाम कुछ है नहीं, खुद को सर्वाइव करना है। तो इससे इंटररिलेट क्या करता है पॉइंट, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इंक्रीज। तो यहाँ पे इंडस्ट्री में ईमानदारी से जो लोग काम कर रहे थे, जिनके पास काम दाम नहीं था, वो किस में अभी चले गए, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में गए। तो इस तरह से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ने लगे। उसके बाद मैंने एक पॉइंट यहाँ पे बताया, फॉलिंग वैल्यू करेंसी। अभी आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो वैल्यू थी करेंसी की वो कम होते गई। जब जर्मनी की करेंसी कम होते गई तब डॉस प्लान स्टार्ट करके सब कुछ स्टेबल करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ पीरियड के लिए ही था, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा। उसके बाद फिर से ये डिप्रेशन आ गया था, दैट फॉलिंग वैल्यू करेंसी, इनकम एंड सेविंग ऑफ द पीपल डिमिनिश्ड। अभी करेंसी गिरने लगी तो लोगों की जो इनकम थी, सेविंग थी, वो भी पूरी तरह से ख़त्म होने लगी। वो कैसे और क्यों? देखो अभी सेविंग मतलब क्या, जैसे कि हम लोग हमारे बैंक लोन, बैंक में जैसे अकाउंट वगैरह तो हम लोग उसमें पैसे जमा करते हैं हमारी सेविंग के लिए, मतलब आने वाले टाइम के लिए अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो हम उसको इस्तेमाल कर सकें। तो लोगों की सेविंग्स है। अभी सपोज़ मेरे बैंक में अगर पुराने ज़माने की बात करो, अगर मेरे बैंक में 1 लाख रुपए है तो 1 लाख में मेरा घर बन सकता था उस पुराने ज़माने में। लेकिन अभी क्या मैं 1 लाख में वो घर बांध सकती हूँ? नहीं। तो इसका मतलब क्या, वैल्यू जो पैसों की है वो बहुत बढ़ गई। उस वक्त 1 लाख में घर बन जाता था लेकिन अभी 1 लाख में घर नहीं बनता। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि उसकी जो वैल्यू है पैसों की वो इतनी बढ़ गई कि जो सेविंग जो है हमारी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। जो बैंक में या फिर कहीं पर भी हमारे जो सेविंग हमने बचा के रखे उसकी वैल्यू जो है वो ख़त्म हो गई, पैसों की वैल्यू कम होते गई और हमारी जो सेविंग है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई, डिमिनिश्ड हो गई। सो यहाँ पे कहा गया है इनकम्स एंड सेविंग्स ऑफ द पीपल डिमिनिश्ड। अभी इन सब चीज़ों से दूसरा एक पॉइंट इंटररिलेट क्या करता है, दैट बिजनेस गॉट रूइन। अभी बिजनेस जो है वो पूरी तरह से खराब हो गया है। जैसे कि फॉल इन द एग्रीकल्चर प्राइस अफेक्टेड पीजेंट्री, एग्रीकल्चर के प्राइजेस में फॉल हुआ है जिससे अफेक्ट किसको हुआ, पीजेंट्री को, मतलब जो पीजेंट्स लोग हैं उनको अफेक्ट हुआ। उससे क्या हो गया, फीलिंग ऑफ प्रोलेस्टेराइजेशन। व्हाट इज अ प्रोलेस्टेराइजेशन? टू बिकम इम्पोवरिश टू द लेवल ऑफ वर्किंग क्लास। जैसे सपोज मिडिल क्लास के लोग हैं, अभी हम लोग कंसिडर करेंगे मिडिल क्लास के लोगों को जिनके पास घर दार वगैरह सब अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब एक अच्छी यहाँ पे उन लोग लाइफ निकाल रहे हैं। लेकिन एक ऐसा वक्त आया जहाँ पे इकोनॉमी ख़राब हुई तो हम लोग रहते वहाँ वहीं पे, वही घर में, वही हमारा बंगलो है, वही सब कुछ है, लेकिन हमारे अंदर से जो हालात है वो बहुत बुरे हैं। मतलब हमारे पास पैसे नहीं है, सेविंग्स हमारे ख़त्म हो चुके हैं। अभी उस वक्त हमारा ऐसा नहीं है कि हमारे हालात ख़राब हुए तो हमारे पास एक घर गया है या कुछ नहीं, हमारे हालात वैसा सब कुछ सही है। नेक्स्ट इज़ व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम। तब इन सारे प्रॉब्लम्स का रिजल्ट क्या है? तो रिजल्ट यहाँ पे ऐसा है कि वीमर कॉन्स्टिट्यूशन के पास कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? तो मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपको बहुत पहले एक वीडियो दिखाया था द बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक में। तो उसमें मैंने एक लाइन कही थी दैट द वीमर रिपब्लिक हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स, क्योंकि वीमर रिपब्लिक का जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे। तो उस डिफेक्ट्स की वजह से इन सब के प्रॉब्लम्स का कोई भी सोल्यूशन इनका नहीं था, क्योंकि वो लोग खुद एक अनस्टेबल मोड पे थे, उनका ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल नहीं था। तो क्यों स्टेबल नहीं था? बिकॉज नो पार्टी कैन अचीव द मेजोरिटी। उनके यहाँ पे एक पार्टी के पास कोई मेजोरिटी नहीं थी। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ पे
जो जीतता है, जिसकी विन होती है जो पार्टी की, वो उसकी गवर्नमेंट बनती है, ऐसा होता है। लेकिन वहाँ पे कैसा है, वहाँ पे ऐसे नहीं है। जो भी पार्टिसिपेशन है उनको किसी, अगर सपोज एक पार्टी जीती है तो उसको वो 10%, जो दूसरी पार्टी उसको 20%, जो तीसरी पार्टी उसको 30% या 40%। तो हर पार्टी में वो जो उनका जो रूल रखा, लॉ बनाने का ये जो है पार्लियामेंट, वो बांटा गया है। तो ऐसा क्या है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, हमारे यहाँ पे कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी सब है। तो अगर हेड मिनिस्टर मैं कांग्रेस में बना दूँ, हेल्थ कांग्रेस से, डिफेंस मिनिस्टर मैं शिवसेना से बना दूँ, एजुकेशन मिनिस्टर में किसी बीजेपी की टीम से बना दूँ, तो अगर हर एक डिपार्टमेंट में मैं अगर अलग अलग पार्टी से मिनिस्टर बनाऊंगी तो क्या वहाँ पे हालात अच्छे बनेंगे? नहीं। उससे क्या होगा, बल्कि और प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि हर एक कोई अपने उसकी सामने वाले पर्सन की व्यू से अपोज करेगा ना। सपोज अभी नाजिज़म पार्टी जो है उसके पास 60% राइट्स है, लेकिन बाकी के पार्टीज़ के पास 40-40 के हिसाब से राइट्स उनके पास बांटे गए। तो जब भी कोई नाजिज़म अगर लॉ बनाता है फॉर एग्जांपल, तो अदर पार्टी उनको अपोज करेंगे, तो नाजिज़म को वो उसको अपोज करेंगे, तो नाजिज़म का जो कुछ भी बनाया हुआ वी है उसको एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इस तरह से क्या होता था, उनका जो कैबिनेट था वो स्टेबल नहीं होता था, वो इनस्टेबल था। ओके, सो एक तरह पे क्या था, एक वक्त पे ऐसा आया था कि ये लोग जो उनकी पार्टी को है वो बहुत एक्सपांड भी कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे मेजोरिटीज़ है। और एक तरीके से दूसरे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आर्टिकल 48 भी वो लोग लगा रहे हैं, जहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं, सिविल राइट्स को सस्पेंड कर रहे हैं और डिक्री को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो यहाँ पे एक तरह से वो एक्सपांड भी कर रहे हैं, एक तरह से वो कम भी कर रहे हैं। तो इससे वो कैबिनेट जो भी है वो स्टेबल नहीं हो पा रहा था। सो इससे क्या होगा, पीपल जो है, लोग जो है, उसको डेमोक्रेटिक में अभी कोई विश्वास ही नहीं रहा। द पीपल लॉस कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट सिस्टम। पूरा कॉन्फिडेंस उन्होंने डेमोक्रेसी के इसमें से हटा दिया था, कि उनको ऐसा लग रहा था ये कुछ फ़ायदे का नहीं है। और वो लोग क्या सोच रहे थे कि मे बी डिक्टेटरशिप हमारे लिए वल्नरेबल होगा, मतलब डिक्टेटरशिप हमारे लिए शायद कुछ फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन उनको डेमोक्रेसी में उनका पूरी तरह से भरोसा उनका उठ गया था। सो दिच बिकॉज उनके जो प्रॉब्लम्स है उनका कोई भी सॉल्यूशन वीमर रिपब्लिक उन्हें ऑफर नहीं कर रहा था। सो दिस इज़ द ऑल थिंग्स अबाउट द ईयर ऑफ डिप्रेशन पार्ट 2। तो हमने दोनों पॉइंट्स कवर कर लिए यहाँ पे। ईयर ऑफ डिप्रेशन के 2 डिवीजन किए थे उसमें। अभी हम लोग अभी आप बोलोगे ये हिटलर का चैप्टर है, इसको राइज ऑफ हिटलर, तो हिटलर का राइज कहाँ हुआ है? तो येस, आने वाली अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हिटलर के बारे में, कि राइज ऑफ हिटलर कैसे हुआ, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको देखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसी में से हमें आगे की स्टोरी समझने वाली है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2, तो इसमें हिटलर का क्या रोल था, क्या, तो हमको आगे के इसमें अभी समझ में आने वाला है। ओके, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द हिटलर्स राइज टू पावर. If you like this video, press a like button and subscribe my channel. Thank you.